हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है हमारे साथ डॉक्टर कनिका शर्मा जी जो है कैंसर स्पेशलिस्ट। तो जानेंगे दोस्तों कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कैसे हम लोग कैंसर से बच सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। थैंक यू, मैं अच्छी हूँ और मुझे एज अ गेस्ट बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपने बचपन में कैसे एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट में मतलब कैसे आपने कैंसर की तरफ अपनी फील्ड चूज किया था? तो कैंसर की फील्ड में कहूँगी बिल्कुल बचपन से तो नहीं थी दिमाग में। बचपन से डॉक्टर बनने की बहुत जुनून था क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर रहे हैं और मेरे नाना जी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे हैं। तो एक तरह से घर पे एक मेडिसिन का माहौल हमेशा से रहा और पिताजी को जैसे देखा कि कैसे वो समाज सेवा करते थे, बहुत ज़्यादा वो स्लम एरियाज़ और गरीब तबके के लोगों की भी बहुत हेल्प करते थे और उनका जो ज्ञान था वो बहुत ही यूनिक था। वो थे तो पेशे से एनेस्थेसिस्ट, बट उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है वो लोग बहुत मानते थे क्योंकि उनका बहुत सटीक डायग्नोसिस होता था। तो मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड रहती थी, तो मन में ये हमेशा था कि डॉक्टर बनना है। मैम आपने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किया था? कौन से कॉलेज से आपने मेडिकल की पढ़ाई किया? मेरी मेडिकल की पढ़ाई जो है वो मेजरली शिमला से है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो हमारी HP यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर मेरी मैक्सिमम पढ़ाई हुई है। तो वहीं पे मेरे पिताजी भी कार्यरत थे वहीं पे, तो इसीलिए थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं एक मोटिवेशन हमेशा, एक आइडियल हमेशा मेरे सामने रहा। MBBS बनने के बाद में आपने कैसे ऑन्कोलॉजी को चूज किया? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बचपन से ऑन्कोलॉजी के बारे में तो ज़्यादा ज्ञान नहीं था क्योंकि कैंसर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इसका एक्सपोजर नहीं होता। बट परिवार में कैंसर की लड़ाई लड़ते हुए मैंने अपने बड़े क्लोज फैमिली मेम्बर को देखा, तो मन में एक था ये कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत टच करती है, इसका बहुत एक ह्यूमन एंड है। तो कहीं ना कहीं वो कीड़ा दिमाग में था। पर जैसे मैंने MD के लिए अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो स्टेट में पहली बार ये फील्ड इंट्रोड्यूस हुई थी। तो हमारी स्टेट में उस टाइम तक PG नहीं था रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। तो क्योंकि मैं पहला कैंडिडेट थी तो मुझे एक अंदर से एक ड्राइव थी कि शायद फर्स्ट वन होने की वजह से मुझे बहुत काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और क्योंकि पहली बार अंदर कोई आएगा तो शायद वो जो सिखाने वाले टीचर्स हैं उनका भी जुनून ज़्यादा होगा। और हुआ ही ऐसा, टीचर्स मेरे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे क्योंकि मैं वेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी, तो वो सब कुछ मुझे सिखाना चाहते। तो ये बड़ा मेरे फेवर में रहा कि मेरे को ऑन्कोलॉजी सब्जेक्ट मिल पाया और मैं उसको पूरा यूटिलाइज कर पाई। जब आप लोग पहली बार किसी मरीज को अगर कैंसर डायग्नोज करते हैं तो आप लोग उसे कैसे संभालते हैं, क्या समझाते हैं पेशेंट को? देखो, जब कैंसर पेशेंट्स को बीमारी का पता चलता है तो उनके बड़े सारे ना मेंटल फेजेस, इमोशनल फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज ज़्यादातर पेशेंट्स का एक डिनायल का होता है कि नहीं, मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती है, या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मुझे ये बीमारी किसी कारणवश हो गई है। ज़्यादातर लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ तो उनको इस चीज़ को इंटरनलाइज करने में हेल्प करना पड़ता है कि जी ये भी एक बीमारी है। और दूसरी चीज़ जो हम आजकल बहुत कहते हैं कि इसे नॉर्मलाइज करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि जैसे BP, शुगर, TB ये बीमारियां होती है, वैसे ही कैंसर भी एक रोग है, इससे आप डरिए नहीं। अब आप हमारे पास सटीक इलाज भी आ चुका है, तो उनको थोड़ा रीएश्योरेंस देना पड़ता है। उनके भय के जो अंदर जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको एड्रेस करना पड़ता है। एक बार जब आप उनके मन के जो भय हैं उनको थोड़ा सा एड्रेस करते हो तो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए कोऑपरेट करने में हमारा सहयोग देते हैं। कौन कौन सी कैंसर भारत में आम बात है होना? वैसे तो बहुत सारे कैंसर्स हमारी कंट्री में होते हैं, पर मुख्यतः जो है वो महिलाओं में स्तन कैंसर, बच्चेदानी के मुख के कैंसर्स, हेड एंड नेक, ओरल कैविटी जो हमारा जिह्वा है, जो हमारा तालू है, मसूड़े हैं, इनके कैंसर्स, फेफड़े के कैंसर्स महिलाओं में ज़्यादा है। पुरुषों में लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, आंतों का कैंसर भी हमारे देश में काफ़ी कॉमन है। कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी के बारे में मैम बताइए। कैंसर की जो इलाज होती है वो किसी एक अकेली चिकित्सा प्रणाली से नहीं होती। कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में भिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रणालियाँ यूज़ होती है, जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन और कीमो। रेडिएशन में आप जो ट्यूमर सेल्स हैं उनके ऊपर कुछ किरणें डालते हैं,
ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, जिससे कि जो ट्यूमर सेल्स का डीएनए है हम उसे डैमेज करते हैं ताकि वो ट्यूमर सेल्स ग्रो ना कर पाए। तो वो एक तरह से शरीर के बाहर से कुछ दिया जा रहा है और वो लोकलाइज होता है, जिस हिस्से का कैंसर है उसी की तरफ केंद्रित करके हम ट्रीटमेंट देते हैं। कीमोथेरेपी दवाई होती है, वो एक तरह से केमिकल्स होते हैं जो कि ड्रग फॉर्म में आपके नसों के द्वारा या एज टैबलेट्स दिया जाता है। उसमें भी बहुत टाइप्स होती हैं, कुछ टारगेटेड होते हैं, कुछ कैंसर्स का हमें टारगेट पता होता है, कारण पता होता है कि ये पर्टिकुलर म्यूटेशन है जिसकी वजह से कारण हो रहा है, तो हम उसी की तरफ फोकस्ड कीमोथेरेपी ड्रग्स भी दे पाते हैं। और कुछ एम्पेरिकल होती हैं जो कि हमें पता है कि इस हिस्टोलॉजी में जैसे एडिनोकार्सिनोमा या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में प्रभावी पाई जाती हैं, तो वो उन सब कैंसर्स के लिए यूज की जाती है। तो कीमोथेरेपी एक तरह से शरीर के सारे हिस्सों को पहुंचाती है दवा, और रेडिएशन जो है जिस हिस्से में कैंसर है या कैंसर होने के सेल्स का शक है उसकी तरफ फोकस करके देते हैं। आप लोग अमूमन जैसे कितने केस आप पर डे कैंसर के देखते हैं? क्योंकि जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमें भी कैंसर है, लेकिन जब उनकी जांच होती है तो उनको लगता है कि वो कैंसर नहीं है, कुछ और बीमारी है। आई थिंक ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि लोगों में संकोच बहुत है। बहुत बार बीमारी का डर होता है शरीर में, पेशेंट को फीलिंग आ रही होती है, कुछ हो रहा होता है, पर वो संकोच की वजह से हॉस्पिटल आते नहीं है। और इस कारणवश क्या होता है कि जो बीमारी हमें पहले चरण या पहली स्टेज में पता चल सकती थी, वो देरी के कारण से दूसरे या तीसरे चरण और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली चौथे चरण में भी पता चलती है। तो नॉर्मली एक एवरेज डे में हम 40 से 50 मरीज अगर रोज देखते हैं अपने क्लिनिक में, तो उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स आजकल हमारी कंट्री में अभी भी स्टेज 3 और स्टेज 4 में ही आते हैं। क्या कैंसर का पूरी तरह ठीक होना संभव है? या जैसे कोई अगर कैंसर डायग्नोज होता है, वो ट्रीटमेंट लेता है, तो क्या उसकी कितनी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि उसकी एज बढ़ सकती है, वो कितने समय तक और जीवित रह सकता है? कैंसर देखो कहने में तो एक शब्द है, पर कैंसर बहुत अलग अलग प्रकार का है। तो हर कैंसर की क्योर की प्रोबेबिलिटी, ठीक होने की गुंजाइश अलग होती है। जैसे कि बात करें कुछ कैंसर, जैसे जो हमारी वॉइस बॉक्स होती है, उसकी जो झिल्लियाँ होती हैं, वोकल कॉर्ड, उसके जो ट्यूमर्स हैं वो बहुत हाईली क्योरेबल होते हैं। उसमें स्टेज 1 में 95% क्योर रेट होता है, स्टेज 2 में भी 90% क्योर रेट होता है। वैसे ही कुछ लिम्फोमास हैं या टेस्टिकुलर कार्सिनोमास हैं, बहुत हाई क्योर रेट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे मुख के कैंसर्स हैं या कुछ ओवरियन कैंसर्स हैं, इनमें थोड़ा सा बीमारी देर से पता चलती है, तो उनमें स्टेज वाइज जो है चांसेस ऑफ क्योर कम हो जाते हैं। बट अगर हम एक जेनरिक रूप से बात करें तो ज़्यादातर जो स्टेज 1 के पेशेंट्स होते हैं 80-90% चांसेस होते हैं कि हम उनको क्योर कर पाएँ। जैसे ही स्टेज पहली से दूसरी पहुंचती है, ये क्योर रेट्स ड्रॉप हो जाते हैं। स्टेज 3 तक पहुंचते पहुंचते 40% और स्टेज 4 में पहुंचने के बाद लेस देन 5% पेशेंट्स हैं जो कि क्योर हो पाते हैं। तो स्टेज का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपने बीमारी को किस समय पर पकड़ा और किस तरह की बीमारी है, क्योंकि हर एक ट्यूमर सेल की हिस्टोलॉजी अलग है। ये दोनों फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे क्योर डिटर्मिन होता है। बट ये ज़रूर कहूँगी कि क्योर रेट्स डेफिनेटली इम्प्रूव हुए हैं। जो चीज़ें हम एज स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जैसे लंग कैंसर्स में हम स्टेज 4 एडिनोकार्सिनोमास में उस समय कहते थे 9 से 11 महीने की एवरेज लाइफ बची हुई है। वही अगर आज के दौर में अगर पता चले कि कोई म्यूटेशन है, एल क्रॉस म्यूटेशन है, तो हम पेशेंट को कई बार 4, 5, 6, 7 साल तक भी जीवित पाते हैं बिना बीमारी के। तो बहुत सारी चीज़ों का इंटरप्ले है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि कैंसर क्योर होगा कि नहीं होगा। नॉर्मल हेल्दी पर्सन को मैम आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे मान लो कोई अभी हेल्दी पर्सन है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो आप उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या डाइट या एक्सरसाइज फॉलो करें? देखो, नॉर्मल पर्सन्स के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ कि उनको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैंसर होता क्यों है, क्योंकि जब आपको कारण पता रहेंगे तो आप उनको अवॉइड करेंगे, आप अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव कर पाएंगे। तो मुख्यतः ज़्यादातर 33 से 40% कैंसर तंबाकू के कारण से होते हैं। टोबैको, चाहे वो स्मोक्ड टोबैको हो या च्यूड टोबैको हो, तो वो एक बड़ा कारण है कैंसर होने का। तो वो आपको क्विट करना है अगर आप कंज्यूम करते हैं। दूसरा, कुछ इन्फेक्शन से भी कैंसर्स हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होता है तो बच्चेदानी के मुख के कैंसर्स, लिंग के कैंसर्स, ओरोफैरिंक्स के कैंसर्स हो सकते हैं। तो इसके प्रति अब एक सशक्त टीकाकरण उपलब्ध है। तो जो टीकाकरण के लिए एलिजिबल पॉपुलेशन है, स्पेशली 15 साल से छोटे बच्चे, उनकी अगर वैक्सीनेशन हो जाती है तो उनका बचाव होगा। तीसरी चीज़ जो है आपके खान पान, अगर आपके खान पान में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड,
बहुत ज़्यादा लाडेशियस फैटी फूड है और पेट का मोटापा है, तो उससे भी 3-4 तरह के कैंसर्स अधिक होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, अपने लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड्स अडॉप्ट करो जिसमें फाइबर, जो मल्टीविटामिन्स हैं, जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो उससे कैंसर होने की दर कम हो सकती है। तो ये तो है कि आप क्या अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप सालाना रूप से अपनी जांच कराइए, जब आपको कोई तकलीफ नहीं भी है तब भी। उससे आपके शरीर में कुछ अगर छुपी हुई बीमारियां होती हैं जैसे कि कैंसर, वो पकड़ा जा सकता है। तो कुछ स्क्रीनिंग के हमारे गाइडलाइंस होते हैं, जैसे स्तन कैंसर है, उसके लिए हम कहते हैं कि कोई भी महिला जो 45 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है उसको सालाना मैमोग्राफी कराना चाहिए 54 साल की उम्र तक, और उसके बाद हर 2 साल में कराना चाहिए। वैसे ही बच्चेदानी के मुख के प्रति जो कैंसर है उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट आता है पैप स्मीयर, जिसे हर विवाहित महिला को 3-3 वर्ष में कराना चाहिए। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, अगर आप सालाना रूप से कराते हैं तो पहली चीज़ तो कई बार प्री कैंसरस, कैंसर से पहले के चरण में ही इन बीमारियों को पकड़ा जा सकता है और छोटे से ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। दूसरा, अगर कैंसर बन भी गया है तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि स्टेज जल्दी में पकड़ा जाएगा तो ठीक होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो इसीलिए स्क्रीनिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि टाइम टू टाइम एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराओ। और फाइनली इग्नोर मत करो सिम्टम्स को। जो आपकी बीमारी है वो हमेशा शरीर में कोई संकेत देगी आपको, जैसे कि अगर आपका वजन गिर रहा है और आपको उसका कारण समझ नहीं आ रहा है, आपके शरीर के किसी हिस्से से खून आ रहा है जिसका कारण समझ नहीं आ रहा है, या आपकी आवाज़ में तब्दीली हो रही है, आपके पाचन चेंज हो गया है, आपका खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, शरीर में कहीं गिल्टी, गांठ, मस्सा नया बना है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनको इग्नोर नहीं करना है और इनके प्रति तुरंत जाके चेकअप्स कराना है ताकि आपका निदान हो पाए। और घबराना नहीं है। बहुत बार कई बीमारियां कैंसर जैसे चिन्ह दे सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट में कैंसर निकलेगा, बट अगर आप डर के जाओगे नहीं हॉस्पिटल तो डेफिनेटली फिर सिचुएशन ज़्यादा गड़बड़। अच्छा, ये सब ट्रीटमेंट लेने के बाद जैसे कोई कैंसर का मरीज़ है, एलोपैथी के जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो सब लेता है, उसके बाद वो कितने उम्र तक जीवित रह सकता है या उसकी लाइफ कितने समय के लिए बढ़ जाती है? तो जो जीवन काल है वो हमारी स्टेज पे डिटरमिन होता है। तो हम ज़्यादातर स्टेज का जो हम परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी देते हैं वो 5 साल तक जीवित रहने की क्षमता जो है वो बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है जिसकी स्टेज 3 की बीमारी हमने ट्रीट की है, तो हम जो एज डॉक्टर्स टर्मिनोलॉजी कहते हैं कि 5 साल बाद भी आपके बिना बीमारी के जीवित रहने के चांसेस 70 से 80% है। उसका मतलब है कि अगर मैं 100 मरीजों का इलाज कर रही हूँ उस स्टेज के, तो उनमें से 70 मरीज 5 साल बाद भी बिना बीमारी के ठीक पाए जाएंगे। तो अगर बीमारी पहले 5-6 साल नहीं आती है तो उसके वापस आने के चांसेस समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो हमारे सर्वाइवल्स या क्योर रेट्स, हम ज़्यादातर कैंसर्स की जब बात करते हैं तो 5 ईयर्स की बात करते हैं कि 5 ईयर्स तक अगर आप ठीक रह लिए तो उसके बाद आपको एक क्योर्ड पेशेंट कहा जाता है या सर्वाइवर कहा जाता है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे आपने देखे होंगे जिनको कैंसर डायग्नोज होता है, पर नॉर्मल पब्लिक है उनको भी कैंसर डायग्नोज होता है, पर दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे नॉर्मल पब्लिक को किसी को डायग्नोज होता है तो वो कुछ ही समय के बाद उनकी डेथ हो जाती है, पर जैसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं वो लाइफ लॉन्ग तक जीते हैं, उनका क्या रीज़न है? दोनों चीज़ें हैं। देखो, पहली चीज़ तो क्या बीमारी हुई है वो उस पर बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे युवराज सिंह जी हैं, उनको एक बहुत ही कीमो सेंसिटिव ट्यूमर हुआ जो कि कीमो से बिल्कुल क्योरेबल होने वाला था। और हमारे मिस्टर रोशन हैं, उनको लैरिंक्स का वोकल कॉर्ड का कैंसर हुआ, क्योरेबल कैंसर था। तो पहले तो कैंसर कौन सा है उस पर डिटरमिन होता है। और दूसरा क्या है कि वैसे तो हमारा देश पूरा सशक्त है, वो सब उपलब्धियां जो विदेश में हैं वो हमारे पास भी हैं, बट अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट कराते हैं और ऐसी जगह ट्रीटमेंट कराते हैं जहाँ सारी की कैंसर सुविधा एक ही छत के नीचे अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपके चांसेस कि आपकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो पाएगी वो ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो विश्व के किसी भी कोने में मिल रही है तो ठीक होने की गुंजाइश सेम होती है। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट समझना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता क्या है। हर कैंसर के प्रति हम लोग कुछ रिसर्च करते हैं, तो जब रिसर्च होती है उसके एनालिसिस के बाद ये डिटरमिन होता है कि इस कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर नाम दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट आप कहीं भी लेंगे विश्व में,
इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री और योर सेलिब्रिटी स्टेटस, रिजल्ट आपका उसी हिसाब से आएगा जैसे गाइडलाइन में दिया है। बट डेफिनेटली ये लोग विदेश जाते हैं क्योंकि कुछ सेंटर्स में कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स के ऊपर ज़्यादा काम होता है, जिसको हम कहते हैं कि डिजीज स्पेसिफिक मैनेजमेंट। अब ये समझिए कि कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल है जहाँ केवल लंग कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, तो थोड़ा सा लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है क्योंकि वो उसी कैंसर का इलाज करते हैं। दूसरा, शायद विदेश जाने का एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि वहाँ पे वो सुकून से इलाज करा पाते हैं। अगर अपने देश में इलाज कराएंगे तो शायद वो प्रिवेसी या वो एक जिसको कह सकते हैं मी टाइम उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनके सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से लोग उनको शायद तसल्ली से सुकून से इलाज भी नहीं कराने देंगे यहाँ के हॉस्पिटल्स में। आपका डेली रूटीन कैसे रहता है? जैसे आप हॉस्पिटल में भी रहते हैं, पेशेंट के साथ समय व्यतीत करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो फैमिली के साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? सर, डॉक्टर्स, अब खासकर मैं कहूँगी फीमेल डॉक्टर्स मल्टीटास्कर्स होते हैं। हमारे पैरेलली बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। तो दिनचर्या शुरू होती है मॉर्निंग एक्सरसाइजेस से, क्योंकि अगर मैं फिट रहूंगी तभी मैं आगे और लोगों के लिए कुछ काम कर पाऊंगी। तो अपनी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उठते ही पहली चीज़ होती है अपनी एक्सरसाइजेस। अपना खान पान के बाद हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में हमारे 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक होते हैं आईपीडी पेशेंट्स जो कि भर्ती होते हैं, तो हम पहले उनको देखते हैं मॉर्निंग में, उनके सारे जांचों का ब्यौरा लेते हैं, दवाइयाँ क्या बदलनी है, क्या आगे इलाज में बदलाव लाना है, वो सब करके फिर हम लोगों का ओपीडी शुरू होता है। ओपीडीज में मुख्यतः कंसल्टेशंस होती हैं जहाँ पे हम पेशेंट्स की क्या ट्रीटमेंट होनी है उसकी प्लानिंग करते हैं, या किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके इलाज के दौरान साइड इफेक्ट्स या कुछ अगर कुछ दवाइयों में चेंज होना है तो वो सारा कंसल्टेशंस में होता है। रेडिएशन में एक और जो एडिशनल हमारा होता है वो होता है ट्रीटमेंट प्लानिंग। जो रेडिएशन की थेरेपी होती है वो आजकल बहुत विकसित रूप से दी जाती है, उसके अंदर सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। तो ये कंप्यूटर पे ये डिफाइन करना कि कहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, कितना डोज देना है, वो सारा प्रोसेस भी हमारे प्रोव्यू में आता है। तो कुछ दिन के 3 से 4 घंटे हम लोग उसके लिए स्पेंड करते हैं। कभी कभी हमारे ओटी रिलेटेड वर्क भी होता है, क्योंकि रेडिएशन 2 प्रकार की होती है। एक होता है जो शरीर के बाहर से दी जाती है और एक होती है जो शरीर के अंदर से दी जाती है। तो जो शरीर के अंदर से दी जाती है उसके लिए हमें अंदर शरीर में रेडिएशन पहुंचाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट डालने पड़ते हैं। तो वो सारा हमारा ओटी में होता है। तो कभी कभी हमारा ओटी में भी जाना होता है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर्स या सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास के लिए। इन सबको करने के बाद अपना डे टाइम में एक हमारी गोष्ठी होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूमर बोर्ड, जिसके अंदर हम सारे कैंसर स्पेशलिस्ट एक साथ इकट्ठे होकर पेशेंट्स का डिस्कशन करते हैं कि क्या इनका ट्रीटमेंट सही चल रहा है, क्या और किया जा सकता है। और ज़्यादातर क्योंकि मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है, एक ही पेशेंट को 2-3 डॉक्टर्स कंबाइन ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उस गोष्ठी में हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी ईजी होती है ताकि हम सब जो है वो पेशेंट के प्रति फोकस्ड और कोहेसिव वे में कंबाइन काम कर सकें। फिर उसके बाद एक शाम को फिर से दोबारा से जो हमारे आईपीडी भर्ती पेशेंट्स होते हैं उनका हम ब्यौरा लेते हैं और अगले दिन के लिए उनका क्या रहेगा, डिस्चार्ज होंगे या उन्हें हमें दोबारा अभी एडमिटेड ही रखना है, ये सब डिसीजंस लेके फिर उस हिसाब से हम घर आते हैं। घर आने के बाद तो देखिए मेडिकल वालों के कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशंस बनना, लेक्चर्स तैयार होना, ये तो रहता ही रहता है। बट क्योंकि एक मदर हूँ तो बच्चों का पूरे दिन का ब्यौरा लेना, उनके कुछ होमवर्क्स होने जिसमें उनको मेरी मदद चाहिए तो उसमें गाइडेंस देना, यही सब रहता है। और आई थिंक फिर जैसे दिनचर्या के हम रात को सोते हैं, अगले दिन की दिमाग में तैयारी हो रही होती है, प्री प्लान कर रहे होते हैं कि कल के दिन को हमने कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। तो इसी तरह से मल्टीटास्किंग करते हुए ज़्यादातर डॉक्टर्स अपना प्रोफेशनल और वर्क लाइफ को बैलेंस करते हैं। अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आप अपने आप के लिए क्या मानती हैं? आप आगे कहाँ तक इस फील्ड में आप आगे जाना चाहती हैं? तो देखो, एज अ डॉक्टर मैं कहूँगी कि डॉक्टर की लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है और एक्सीलेंस इज़ अ जर्नी। अगर आप काम करना चाहते हैं एक्सीलेंस में तो वो ऐसा नहीं है कि एक जगह आके आप खड़े हो जाएंगे कि अब मैं एक्सीलेंट हो गया हूँ। एक्सीलेंस लाइफ लॉन्ग रहेगी, क्योंकि साइंस बिल्डिंग है, मेडिकल साइंस एवरीडे डायनामिक्स के साथ चेंज हो रही है, तो ये जर्नी तो कंटिन्यू रहने वाली। तो मैं कहूँगी कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरा एक जुनून, जो कि मुझे पैशन जो मुझे ड्राइव करता है इस प्रोफेशन के लिए, मुझे लगता है वो बिल्ड हुआ है ओवर लास्ट 20 ईयर्स स्लोली एंड स्लोली, और उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पुश कर पाती हूँ इन डूइंग मोर। आई थिंक दैट इज़ वन बिग थिंग आई फील। दूसरी चीज़ शायद कई बार जो होता है कि एक डॉक्टर को इनेबल करता है उसका वर्क प्लेस।
तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में काम करती हूँ जहाँ पर डॉक्टर्स को वो फ्रीडम मिलती है कि आप पेशेंट के लिए जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा कर पाते हैं अगर आपको एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है जिसके ऊपर आप पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक दीज आर 2 थिंग्स एंड एज आई मेंशन्ड एक्सीलेंस इज अ जर्नी। ये तो आजीवन जब तक मेडिकल प्रैक्टिस रहेगी तब तक अपने आप को अपडेट करते रहना और बेटर करने की कोशिश करते रहना बनता रहेगा। आपने अभी तक कितने कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया होगा और आपने घर भेजा है उनको ट्रीट करके? देखो ऐसा कोई नंबर तो नहीं मेरे को ध्यान में रहेगा, बट ऑन एन एवरेज में कहूँ तो साल में लगभग 1200 से 1400 पेशेंट्स मेरे अंडर ट्रीटमेंट करके निकलते हैं और लगभग 22 साल हो रहे हैं मुझे इस प्रोफेशन में। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने कर पेशेंट्स हमारे ट्रीटमेंट होके गए होंगे। ऑन एन एवरेज ज़्यादातर मैं कहूँगी 55 to 60% पेशेंट्स हमारे जो स्टेज 3, स्टेज 2, 1 में आए होंगे वो क्योर होके फॉलोअप्स पे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ स्टेज 4 है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होने लगा है पेशेंट का क्योंकि विकसित रेडिएशन टेक्निक्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड जो हम फॉलोअप देखते हैं जो पिछले 10-12 साल से मुझे मरीज दिखाते आ रहे हैं, तो अभी भी मैं देखती हूँ कि 50-60% पेशेंट्स आते हैं दिखाने के लिए। बट ये भी कह सकते हैं सब हमारे पास नहीं आते हैं। कोविड के बाद बहुत पेशेंट्स जो हैं वो जिसको कहते हैं ड्रॉप आउट भी हो चुके हैं फॉलोअप्स, बट बाय एवरेज 50 to 60% पेशेंट्स लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स के लिए अभी भी आते हैं। क्या आपने इसमें कभी और स्पेशलाइजेशन करने के लिए कहीं आपने बाहर विदेश में कोई ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए सोचा है, या जैसे आपने प्रीवियस कोई बाहर ट्रेनिंग ली हो विदेश में? एक टाइम था कि लिटरली मैं जा ही रही थी 6 वीक्स के लिए, बट कुछ हेल्थ रीजंस के लिए नहीं जा पाई। बट डेफिनेटली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की, वो हमें समय समय पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप जाके बाहर जाके कुछ एक्सपोजर्स ले सकें। तो डेफिनेटली जब समय अगर होगा, उचित समय होगा, क्योंकि हेक्टिक लाइफस्टाइल है, हेक्टिक प्रोफेशनल लाइफ है, तो उसमें लंबा समय निकालना मुश्किल होता है। बट डेफिनेटली माइंड में है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में अपना जिसको कह सकते हैं इंटरेस्ट भी मैं इंडिकेट कर चुकी हूँ। तो देखते हैं भविष्य में कब ये अपॉर्चुनिटी मटीरियलाइज होती है। काफ़ी सारे जैसे हम लोग एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, मेडिसिन लेते हैं, जुकाम है, बुखार है, तो कई सारी हम लोग मेडिसिन लेते हैं, तो क्या उनका भी साइड इफ़ेक्ट होता है? वो कैंसर्स को प्रमोट करते हैं, ऐसा कुछ? ऐसे कोई ड्रग्स पर से आजकल की डेट में नहीं यूज हो रहे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल रखते हैं। ज़्यादातर ड्रग्स के बारे में अब ज्ञान बढ़ चुका है। बहुत समय पहले कुछ दवाइयाँ थी जैसे कि डाइथाइलस्टिल्बेस्ट्रॉल, ये गर्भवती महिलाओं को दिया जाता था जो गर्भ धारण के दौरान उनको उल्टी की समस्या आती थी उसको रिजॉल्व करने के लिए। बट ये देखा गया कि जिन महिलाओं को ये दिया गया उनकी जो बच्चियां हैं, जो गर्भ में बच्चियां थी, उनको बड़े होने के बाद बच्चेदानी के मुख के कैंसर्स होने का रिस्क बढ़ गया था। तो वो दवाई अब इस इंडिकेशन के लिए यूज़ नहीं होती है। ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं जिनमें कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल है वो कीमो के ही ड्रग्स आजकल माने जाते हैं। कुछ कैंसर के जो कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं उनमें ब्लड कैंसर करने की थोड़ी सी क्षमता होती है। बट ऐसे में हम जब ये डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर ड्रग हमने पेशेंट को देना है तो हम पेशेंट का आगे कितना जीवन काल है वो देख के डिसाइड करते हैं और उसकी डोजेजेस इस तरह से दी जाती हैं कि ये रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। सारे जैसे युवा मेल हैं, फीमेल हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो कैंसर स्पेशलिस्ट बने या किसी और उसमें जाएं, तो क्या आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगी कि मेडिकल प्रोफेशन तब उठाइए यदि आपको उसके बारे में पैशन है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपका धैर्य की परीक्षा बार बार होगी। इसमें शॉर्टकट्स नहीं है। समय के साथ साथ इसमें आपको अपना पूरा जो ध्यान लगा के काम करना है, फोकस चाहिए। तो अगर आप कर सकते हैं आजीवन तो तभी इस प्रोफेशन को चुनिए, क्योंकि बहुत प्रोफेशन में 4-5 इयर्स का हार्ड वर्क होता है, उसके बाद आपको सिर्फ कंसोलिडेट करना है जो आपने 5 साल मेहनत करी है। पर मेडिकल प्रोफेशन में आपको आजीवन अपने आप को जिसको कह सकते हैं अपडेटेड रखना है। तो आप यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल।
दूसरा बहुत अच्छा है अगर आप चुनते हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का रुझान इस प्रोफेशन के प्रति कम होने लग गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मेडिकल प्रोफेशन में आजकल लोगों को डराने लगी हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि रिपीटेड वायलेंस और मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, तो लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो अच्छी बात है अगर लोग इस प्रोफेशन को लें। तो जो भी आप प्रोफेशन लें, डू इट विथ फुल ऑनेस्टी, अपना पूरा जिसको कहते हैं फोकस और ऑनेस्टी के साथ इस प्रोफेशन को अगर आप करेंगे तो आप चाहे जो भी सब्जेक्ट लेंगे, मैं नहीं कहूँगी कि आप ऑन्कोलॉजी लेंगे या डर्मेटोलॉजी लेंगे या रेडियोलॉजी लेंगे, अगर आप अपना 100% उसको देंगे तो आप डेफिनेटली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पिनेकल तक पहुँचेंगे। आप बिल्कुल जिसको कहते हैं एक्सपर्टीज अपनी इतनी अच्छी बिल्ड कर लेंगे कि आपको टॉप के डॉक्टर्स में माना जाएगा। तो फोकस, honesty and passion, I think these are 3 things which you would definitely be doing if you are doing this profession. दूसरी एक चीज़ मेरी स्मृति में आज इसलिए आ रही है, एक बड़े फेमस डॉक्टर हैं जिनके साथ मैंने 9-10 साल काम किया, डॉक्टर स्नेह भार्गव। तो मैडम की एक लाइन थी जो कि मैंने बहुत जिसको कह सकते हैं एक मंत्रा की तरह अपना ली। मेरे कमरे में उसका एक वो भी लगा हुआ है, छोटा सा प्लेकार्ड भी लगा हुआ है, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। तो जो आप करो उसको प्यार से करो, लव व्हाट यू आर डूइंग, कुड़ के नहीं करना है, झल्लाहट से नहीं करना है। अनलेस यू एंजॉय योर प्रोफेशन, दैट प्रोफेशन विल नेवर बी रिवॉर्डिंग। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू से टू द अपकमिंग जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स। क्या आपको लगता है कि जैसे कैंसर जैसी बीमारी को पूरे भारत से गायब किया जा सकता है या पूरी तरह से इसे विलुप्त किया जा सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे भारत से कैंसर की बीमारी खत्म हो जाए? देखो, ये दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ड्रीम। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सपना है जो हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं पूरा हो पाएगा, बट जिस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी, बायोजिनोमिक्स और बहुत सारी रिसर्चेस हो रही है, तो शायद हमें सेलुलर लेवल पर कुछ चीज़ें और नॉलेज में आएंगी तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जीरो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है, तो लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है कि घटने की बजाय कैंसर की दर साल दर साल बढ़ रही है। और जो हमारे लैंसेट जैसे जर्नल्स में प्रेडिक्शंस आई हैं, उसमें प्रेडिक्शंस ये कहती हैं कि आने वाले 10 साल में कैंसर की दर और बढ़ने वाली है। कुछ जगह तो ये भी मेंशन है कि जो यंगस्टर्स में कैंसर होगा, जो 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर होगा, उसमें मौत की दर भी 46% बढ़ेगी। तो लाइफस्टाइल्स एंड अदर थिंग्स अनलेस दे आर टेकन केयर ऑफ, कैंसर तो नहीं जा सकता। बट साइंटिफिकली कहें तो कैंसर के कॉजेशन के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है। हाल ही में कुछ कैंसर्स में रिकरेंस ना हो, उसके प्रति वैक्सीन के लिए भी कुछ सक्सेसफुल काम हो रहा है। तो शायद ऐसे ही कुछ रिसर्च, जो पुख्ता रिसर्च के रिजल्ट्स हैं, वो हमें कुछ डायरेक्शन देंगे कि क्या ये सपना कभी फ्यूचर में, मे बी इन द कमिंग सेंचुरी हो पाए कि हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे पता लगा पाएँ कि कैंसर सेल्स को हम जड़ से कैसे बनने से रोक सकते हैं। तब तक स्क्रीनिंग और प्रिवेंटिव वेज ही टूल है जिससे हम एटलीस्ट दर कम कर सकते हैं। जो 60% कारण मैंने आपको बताया, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, इन्फेक्शन से बचाव, अगर हम ये भी करते हैं तो हम 60% कैंसर्स तो डेफिनेटली कम कर सकते हैं होने से। योगा और एक्सरसाइज या जिम अगर कोई फॉलो करता है तो इसमें तीनों चीज़ों का क्या रोल है? क्या वो कैंसर जैसी बीमारी को भी ख़त्म कर सकता है, या इस चीज़ों को फॉलो करके क्या वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? अगर किसी को कैंसर नहीं हुआ है और वो अपने कैंसर होने के रिस्क कम करना चाहता है तो डेफिनेटली एक्सरसाइज और डाइट का रोल है। कुछ कैंसर्स 25 to 30% कैंसर जो कि लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड है उनके लिए। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको पेट पे चर्बी नहीं जमा होती, तो जो पेट की चर्बी है, जो ट्रंकल ओबेसिटी है, उसकी वजह से जैसे ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर होते हैं, तो उसका रिस्क वो अपना कम कर सकते हैं। और थोड़ा इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपके सेलुलर लेवल पे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, तो जो छोटे छोटे कण बॉडी डिस्ट्रॉय कर सकती है वो क्षमता बढ़ जाती है बॉडी की, अगर आप रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग का क्या रोल रहता है? जैसे कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करता है तो क्या इससे वो कैंसर को ठीक कर सकता है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा भ्रम है अभी, और मैं कहूँ कि जैसे जैसे रिसर्च आ रही है तो काफ़ी चीज़ें अभी कंफ्यूजिंग होती जा रही हैं।
इनिशियली जो माइंडसेट था इंटरमिटेंट फास्टिंग में वो ये था कि कैंसर सेल्स को मीठा बहुत पसंद है। जो कैंसर सेल्स हैं वो शुगर पे फीड करते हैं, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट या शुगर बिल्कुल हटा के स्टार्व करते हैं उनको, तो कैंसर सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक कंसेप्चुअल रीज़न है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए बनाया गया है। बट इसके प्रति कोई जिसको कह सकते हैं लेवल 1 एविडेंस नहीं है, इतना पुख्ता रिसर्च अभी तक नहीं है कि हम इसे एक इफेक्टिव मेजर मान सकें कैंसर रोकने के लिए। हाउएवर जो इसके साइड इफेक्ट्स को लेके स्टडीज आई हैं वो थोड़ी वरीसम है। हाल ही में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक डेटा रिलीज किया है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनमें 92% ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा है हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का। तो एज ऑफ नाउ एज अ डॉक्टर मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पेशेंट्स में नहीं इंडोर्स करती हूँ। तो जब तक इसका कोई जेन्युइन हमारे पास रिसर्च रिजल्ट्स नहीं आते, अभी तक इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई कैंसर के प्रति बचाव के लिए मेजर नहीं माना जा सकता। क्या कैंसर नामक बीमारी जो है ये क्या छूने से फैलती है, जैसे मरीज के आसपास बैठने से भी फैलती है, या एक दूसरे से क्या स्पर्श करने से फैलती है, ऐसा कुछ है इसमें? बिल्कुल नहीं, कैंसर कभी भी छूने से, साथ बैठने से, क्लोथ शेयर करने से या बर्तन शेयर करने से नहीं होती है। पर हम ज़्यादातर पेशेंट्स को थोड़ा भीड़ भाड़ से अलग रहने को इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि किसी और से उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है। तो उनके बचाव के लिए हम उनको कहते हैं कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ से अलग रहे, अदरवाइज वो सोसाइटी के लिए बिल्कुल सेफ है। उनके छूने से, उनके साथ रहने से किसी को कैंसर नहीं हो सकता। जो संक्रमण मैंने कहा था वो था वायरस का। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो एक दूसरे से हो सकता है, उससे कैंसर बनने में पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट कैंसर बने हुए मरीज में किसी को छूने से डेफिनेटली नहीं हो सकता। क्या ये जनरेशन टू जनरेशन भी जाता है? क्या ये अनुवांशिक होता है कैंसर? कुछ कैंसर्स अनुवांशिक होते हैं। अगर हम पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ कैंसर्स की बात करें तो उनमें से अराउंड 2 to 3% कैंसर्स की जेनेटिक एसोसिएशन होती है। बट 2-3 कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें ये एसोसिएशन थोड़ी हायर है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें 8 से 10% कैंसर अनुवांशिक हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, इनमें अनुवांशिकता जो है वो कैंसर कारक होने का रिस्क ज़्यादा रखती है। तो ऐसे में कुछ आजकल स्टडीज आती है, कुछ जीनोमिक स्टडीज आती हैं जिसमें हम टेस्ट करा लेते हैं ये देखने के लिए कि कोई म्यूटेशन तो नहीं है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इसमें एक ब्रैका म्यूटेशन नामक टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि क्या ये इनकी पीढ़ियों में आगे ट्रांसफर हो रहा है, उसमें फिर कैंसर का रिस्क थोड़ा अधिक होता है। स्टार्टिंग में जैसे इसकी क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण होते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बहुत समय बाद पता चलता है, तब तक बहुत लेट हो जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर उनको लक्षण से कुछ पता चल जाए कि हाँ ये हमें कैंसर हो गया है या होने वाला है, तो अगर वो फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाए या इससे पहले पहुंच जाए तो वो ट्रीटमेंट में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे क्या लक्षण होते हैं? तो कैंसर के चिन्ह या सिम्टम्स कोई बहुत भिन्न नहीं होते हैं, जैसे आपकी बाकी बीमारियां होती हैं। कैंसर के सिम्टम मिलते जुलते होते हैं, बट कैंसर के सिम्टम परसिस्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके गले की आवाज़ बैठी हुई है, अगर गले की आवाज़ बैठी हुई है और वो हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, आपने मेडिसिन भी ले ली, उसके बावजूद वो बढ़ता कंटिन्यूस चल रहा है, तो इसका मतलब है कुछ डिफरेंट है। तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्ट करने की जरूरत होती है। तो जो मैंने सिम्टम्स आपको ब्रीफली इन्यूमरेट भी किए थे, जैसे कि चेंज इन वॉइस, एनी अल्सर और एनी सोर विच इज़ नॉट हीलिंग, देयर इज सम इनडाइजेशन, आपको सडनली आपको खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, या आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया ऑल्टरनेट कर रहा है, या लेट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, मवाद आ रहा है, या आपका वजन गिर रहा है और आपको कारण समझ नहीं आ रहा है, आप ठीक खाना खा रहे हैं फिर भी वजन गिर रहा है, आपके बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन लो हो गया है, उसका कारण समझ नहीं आ रहा है, शरीर में कोई गिल्टी गांठ, स्पेशली पेनलेस भी, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पेन नहीं हो रही है तो शायद ये कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कैंसर की गांठें पेन नहीं करती है शुरुआत में। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं तो आपको आसपास किसी भी डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। वो देख के जांच करके इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं या आपको रीअश्योर कर सकते हैं कि कैंसर नहीं है। आयुर्वेदा में कैसे क्या इसका इलाज है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? क्योंकि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो आयुर्वेदा को प्रेफर करते हैं। आयुर्वेदा के बारे में सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट वायरल्स होते हैं
कि आयुर्वेदा से ठीक हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा में कोई रामबाण इलाज है कैंसर का? हाँ, देखो वैसे तो देखो मैं आयुर्वेदा की विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैंने ज़रूर बताया मेरे नाना जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, बट ये कहूँगी कि आयुर्वेदा में बहुत चीज़ों के लिए सोल्यूशन है, पर कैंसर के लिए ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कभी भी इस चीज़ को क्लेम नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग जो खुद आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर नहीं होते वो ही बोल रहे होते हैं। जो आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट एम्स में बिठा रखा है जो कि रिसर्च कर रहा है कि कैसे ये दोनों प्रणालियां एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। तो वो लोग भी कभी मिसगाइड नहीं करते हैं पेशेंट को, कभी ये नहीं कहते हैं कि केवल हमारी ट्रीटमेंट लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। वो डेफिनेटली कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट आपके एलोपैथिक की हो रही है आप लीजिए, उसके साथ आप हमारी ये दवा ले सकते हैं जिससे आप कैंसर के इलाज में अपनी एंड्योरेंस इंप्रूव कर सकते हैं, उसको लेने की क्षमता इंप्रूव कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ कोई ऐसा वंडर जिसको कह सकते हैं रिजल्ट मैंने तो नहीं देखा है, बट जो क्लेम्स होते हैं उनको वायरल होने में समय नहीं लगता, और एक बार जब वो वायरल हो जाते हैं लोग उनमें बहुत विश्वास करने लगते हैं। बट जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स हैं वो खुद भी कभी मिसगाइड नहीं करते हैं। जो भी ये वायरल वीडियोस होते हैं ये उन लोगों के होते हैं जो आयुर्वेदा से जिनका खुद का कोई नाता होता नहीं। क्या कैंसर जैसी बीमारी के लिए क्या कोई टीका या वैक्सीन भी उपलब्ध है गवर्नमेंट में या हॉस्पिटल में? आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं शायद। तो एक वैक्सीन होती है कि कैंसर ना बने। जैसे मैंने आपको बताया था एक संक्रमण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का, तो एचपीवी वायरस जो है उसके लगभग 9 से 10 स्ट्रेन हैं जो कैंसर कारक हो सकते हैं। उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है हमारी कंट्री में। 4 तरह के वैक्सीन हैं। जैसे मैंने बताया 9 स्ट्रेन होती हैं, तो 2 वैक्सीन 2 स्ट्रेन को कवर करने वाली हैं। 2 वैक्सीन हमारे पास 4 जो है स्ट्रेन को कवर करने वाली भी है, और एक वैक्सीन 9 वाली भी है। तो यदि अगर 4 वाली भी ले लेते हैं तो जो ज़्यादा डेंजरस वायरसेस हैं वो उससे कवर हो जाते हैं, और लगभग 95% प्रोटेक्शन मिल जाती है अगर आप 15 वर्ष की आयु से पहले उस टीके को ले लेते हैं। अगर 15 से अधिक उम्र हो चुकी है, खासकर लड़कियों की बात करें, और 40 से कम है तो 3 डोज लेनी पड़ती है, और थोड़ी सुरक्षा 95% से गिरकर 75 के करीब हो जाती है अगर आप थोड़ी लेटर एज पे लेते हैं। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन भी लेना ज़रूरी है क्योंकि वो लिवर के कैंसर होने से बचाव करती है। और कुछ कैंसर वैक्सीन पर रिसर्च हो रही है, कुछ कंट्रीज ने क्लेम किया है कि उनको सक्सेस मिली है। हमारी कंट्री में भी रिसर्च चल रही है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको दोबारा कैंसर ना हो, तो उसके लिए कुछ वैक्सीन डेवलपमेंट में और रिसर्च में हमारी कंट्री में भी। मैम आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर किए और काफ़ी सारे आपने सवालों के जवाब दिए हैं, और काफ़ी सारी आपने नॉलेज शेयर की है, जिससे जो भी नॉर्मल पब्लिक है अगर वो वीडियो देखेगी तो उसको काफ़ी सारे कैंसर्स के बारे में डाउट क्लियर होंगे। और जैसे कि आपने बताया कुछ एक्सरसाइज और डाइट के बारे में अगर कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो उसको अपना के वो इन गंभीर बीमारियों से भी बच सकता है। तो आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि कई सारे युवा हैं जो आपके जैसा भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आपने एक अच्छा मैसेज दिया है कि ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, तो वो इस फील्ड में आए तो उनके लिए अच्छा बेहतर रहेगा। आपको भी कभी-कभी लगता होगा कि इसमें कई सारे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है मरीजों के साथ जब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? देखो ये तो हर केस में आपको बेस्ट देना होता है। मैं बहुत बार कहती हूँ कि जिस दिन आप कैजुअल हो गए, जिस दिन आपने कहा अरे ये तो रूटीन केस है, उसी में गलत कुछ होगा, उसी में कुछ गड़बड़ होगा, तो हर केस को आपने उतनी ही अहमियत देनी है क्योंकि हर जीवन प्रेशियस है। वो पेशेंट किसी का बिलवेड परिवारजन है, ब्रेड विनर है, तो हर केस में 100% देना है, कभी भी कैजुअल अप्रोच नहीं लेनी है। तो वो जो चैलेंज है डेफिनेटली कम होते जाते हैं जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, बट आपको उतना ही फोकस रखना है हर पेशेंट के लिए जैसे कि वो आपका पहला पेशेंट हो या वो आपका मोस्ट प्रेशियस पेशेंट हो। थैंक यू मैम, आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया, लोगों को काफ़ी सारी जानकारी दी है, और ऐसी जानकारी आप शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी ऑडियंस है या कोई भी पेशेंट है या कोई भी पर्सन अगर मैम से कांटेक्ट करना चाहता है तो मैम धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में बैठती हैं। आप जाके इनसे मुलाकात कर सकते हैं, और इस हॉस्पिटल का नंबर हम आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो अगर आपको मैम से कुछ सलाह लेनी है या एडवाइस लेनी है तो मैम से कनेक्ट हो सकते हैं। इस हॉस्पिटल में मैम बैठती है। धन्यवाद।